हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आज़म और बेसिकली मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू को लेकर। वो इशू ये है कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं जो चाहते हैं कि किसी स्टॉक में वो इन्वेस्ट करें जो इस्लामिक तरीक़ा पे हलाल हो और वो अपने पैसा को हलाल तरीक़ा से कमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि शेयर में वो कौन सा क्राइटेरिया है जिससे उस शेयर को इस्लामिक तरीके से हलाल माना जाएगा या हराम माना जाएगा। तो उसके लिए जो हमारे जो उलमा हैं बेसिकली उन्होंने गाइड किया है और 6 ऐसे पॉइंट बताए हैं कि उस पॉइंट के तहत अगर हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और वो 6 क्राइटेरिया को वो शेयर फुलफ़िल करता है तो वो शेयर हलाल हो जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं प्रैक्टिकली ये बात कर रहा हूँ कि आज के मॉडर्न फाइनेंशियल दौर में 100% किसी शेयर का हलाल होना नामुमकिन है, क्योंकि हर कंपनी किसी न किसी तौर पे वो बैंकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व है और वो इंटरेस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होता है, यानी इंटरेस्ट का भी ट्रांजैक्शन होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी कंपनी में इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सही तरह पूरा वो शेयर ही हराम हो गया। उसके लिए हमारे जो शरिया एडवाइजरी बोर्ड्स हैं उन्होंने इज्तिहाद से निकाला है कि ये 5 पॉइंट, जो पहला पॉइंट मैं बताऊंगा वो फंडामेंटल है, यानी वो उस पॉइंट के तहत जो बेसिस है, जो बुनियाद है, उस पॉइंट के तहत, पहला पॉइंट के तहत वो शेयर का हलाल होना ज़रूरी है। तभी ये 4 पॉइंट फुलफ़िल होंगे तब वो शेयर हलाल होगा। तो बेसिकली दोस्तों, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारे जो शरिया बोर्ड है उन्होंने इज्तिहाद के ज़रिया और सारे उलमा के कंसेंसस के तहत ये रूल निकाला है कि अगर ये रूल अगर फिट बैठता है, ये 6 रूल किसी शेयर में के अंदर, तो वो शेयर हलाल हो जाता है। तो दोस्तों, पहले ये समझ लें कि हलाल और हराम क्या है। तो हलाल वो चीज़ है जो क्लियरली परमिसिबल है और हराम जो क्लियरली फॉरबिडन है। और इसमें एक और चीज़ आता है डॉटफुल, यानी सुबह। सुबह किसे कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लॉफुल और अनलॉफुल यानी हराम और हलाल बिल्कुल वाज़ेह हैं, यानी क्लियर है, और उसके अलावा जो है वो डॉटफुल्स हैं, यानी सुबह है। तो बेसिकली सुबह को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर उसमें वो फॉल होता है तो चांसेस है कि वो हराम चीज़ में फॉल हो जाएगा, यानी हराम चीज़ में पड़ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि पहला पॉइंट जो है वो है फंडामेंटल कोर आइडिया, यानी किसी भी शेयर को चुनने के लिए ये पहला पॉइंट मस्ट है। उसके बाद 5 पॉइंट्स इसके तहत फॉलो होंगे तब वो शेयर हलाल होगा। तो जो पहला पॉइंट है फंडामेंटल कोर आइडिया, वो है कि किसी भी कंपनी का हलाल होने के लिए उस कंपनी का जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, गैम्बलिंग फ्री होना चाहिए, पॉर्क रिलेटेड प्रोडक्ट से फ्री होना चाहिए, अल्कोहल से फ्री होना चाहिए, क्लियरली इमोरल कंटेंट यानी वल्गर कंटेंट नहीं होना चाहिए उस बिजनेस के अंदर, इंक्लूडिंग मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है, वो डॉटफुल है, तो बेहतर है कि उस शेयर से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको हदीस बताया था कि हलाल और हराम क्लियर है और डॉटफुल वो है जो हराम के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे बैंकिंग कंपनीज़ इसका जो पूरा जो बिजनेस एक्टिविटी है वो इंटरेस्ट के बेस के ऊपर है। जैसे कि मिसाल के तौर पर HDFC, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इनका सारा जो कारोबार है वो इंटरेस्ट के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये क्या हुआ, इसका कोर बिजनेस ही इम्परमिसिबल हो गया, यानी कि हराम हो गया। तो बाकी जो 5 पॉइंट है वो इसके ऊपर आते ही नहीं कि 5 पॉइंट के अंदर मैं इसको बिजनेस को एनालाइज करूँगा और देखूँगा कि वो 5 पॉइंट इसके अंदर फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो पहला किसी शेयर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो पहला हमें ये देखना चाहिए कि वो शेयर का जो बिजनेस एक्टिविटी है वो फंडामेंटली तौर पे हलाल है या हराम है। अगर वो हराम है तो उसके बाद देखना ही नहीं, सीधा वो हराम हो गया। तो ये मैंने बता दिया। इसके अलावा जैसे कसिनो में कंपनी है जैसे डेल्टा कॉर्प लिमिटेड, ये कसिनो बिजनेस है इसका, ये फंडामेंटली हराम हो गया। अल्कोहल प्रोडक्ट में रैडिको खैतान लिमिटेड, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, ये क्या इसका कोर बिजनेस ही हराम है, तो बाकी पॉइंट्स में देखना ही नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों इम्परमिसिबल इनकम टू टोटल रेवेन्यू। सपोज इवन इफ बिजनेस इज शरिया कंप्लाइंट, मिसाल के तौर पर एक बिजनेस है जो इंटरेस्ट का कारोबार नहीं करती, उसका जो कारोबार बिजनेस एक्टिविटी है वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद ये दूसरा पॉइंट आता है कि उसमें हम ये पॉइंट देखेंगे, क्या देखेंगे कि उसका इंटरेस्ट इनकम और नॉन परमिसिबल इनकम जो है वो 5% टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है,
अदानी ग्रीन, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये पूरा एग्जैक्ट फिगर मैंने सितंबर 2025 से निकाला है। यहाँ पे मैंने दो कंपनी का कंपैरिजन किया है 5% का स्ट्रेटजी को समझने के लिए कि अगर किसी कंपनी का 5% इंटरेस्ट और नॉन शरिया कंप्लाइंट इनकम पूरा ओवरऑल ग्रॉस इनकम से ज़्यादा हो जाता है, टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है, तो वो कंपनी क्या हो जाती है, हराम हो जाती है। तो मिसाल के तौर पर अदानी ग्रीन जो है उसकी जो टोटल रेवेन्यू है वो 4801 करोड़, ये सितंबर क्वार्टर 2025 से मैंने निकाला है। और इसका जो इंटरेस्ट इनकम है वो 1635 करोड़। तो इसका जो परसेंटेज ऑफ नॉन परमिसिबल इनकम टू टोटल रेवेन्यू हो जाता है वो 34% हो जाता है। तो मैंने क्या कहा था कि जब किसी कंपनी का नॉन कंप्लायंट इनकम, नॉन शरिया कंप्लायंट इनकम टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है तो डायरेक्ट क्या होता है, हराम हो जाता है। दूसरा यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया सुजलन, उसका टोटल रेवेन्यू 4008 करोड़ और इसका इंटरेस्ट इनकम है नॉन परमिसिबल इनकम कितना है, 110 करोड़। अब इसका मैंने परसेंटेज निकाला तो निकल रहा है 3%। तो यहाँ पे शरिया हमें अलाउड करता है कि ये शेयर हलाल की कैटेगरी में आता है। इवन दो अगर हम इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इनकम के बाद जो 3% का जो नॉन कंप्लायंट शरिया इनकम है उस इनकम को हमें क्या करना होगा, हमें चैरिटी में देना होगा बगैर सवाब के नियत से, ये उलमा फरमाते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट मैं जिस पे बात करने जा रहा हूँ वो है इंटरेस्ट बेयरिंग डेट टू टोटल एसेट्स, यानी लोन, डिवेंचर, बॉन्ड्स और एनी अदर लोन दैट कैरी इंटरेस्ट। इफ़ अ कंपनीज इंटरेस्ट बेयरिंग डेट्स एक्सीड 33% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स, यानी कि किसी कंपनी का जो इंटरेस्ट बेयरिंग डेट है, जो लोन लेकर रखा है जिसको ऊपर से इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो डेट अगर टोटल एसेट का 33% से ज़्यादा हो जाता है तो उस सिस्टम में भी, उस मैटर में भी वो कंपनी क्या हो जाती है, हराम हो जाती है। फिर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखाया है, देख लें आप। जैसे कंपनी ए है, कंपनी बी है, तो टोटल एसेट जो कंपनी ए का है 1,25,877 करोड़ और कंपनी बी का है 15,858 करोड़, जिसमें से इंटरेस्ट बेयरिंग डेट जो है वो कंपनी ए का है वो 73,781 करोड़ और कंपनी बी का 397 करोड़। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज को निकाला तो क्या निकला कि जो इंटरेस्ट बेयरिंग डेट है उसका टोटल एसेट का 59% है कंपनी ए का, जबकि कंपनी बी का 3% है। तो इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि कंपनी ए हराम हो जा रही है, कंपनी बी ठीक है, हलाल है, शरिया कंप्लायंट के अंदर है। इसके बाद मैं चौथे पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, लिक्विड एसेट टू टोटल एसेट्स। एसेट दैट आर नॉट रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश शुड बी एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल एसेट्स। तो यहाँ पर मैंने फिर एक एग्जाम्पल निकाया हूँ, एक कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए का सेम टोटल एसेट मैंने लिया है एग्जाम्पल के लिए 125,877 करोड़ और कंपनी बी का 15,858 करोड़। तो लिक्विड एसेट कंपनी ए में कितना है 25,000 करोड़ और कंपनी बी में 7,000 करोड़। तो यहाँ पे ने परसेंटेज निकाला तो लिक्विड एसेट का जो परसेंटेज निकल रहा है वो 20% निकल रहा है कंपनी ए का और कंपनी बी का 44%। तो मैंने क्या कहा था कि एसेट दैट आर नॉट रियली कन्वर्टेबल इनटू कैश शुड बी एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल एसेट्स। तो उसका एटलीस्ट कम से कम 20% होना चाहिए। तो ये दोनों केस में, कंपनी ए के केस में, कंपनी बी के केस में, दोनों के केस में लिक्विड एसेट 20% है टोटल एसेट का, कंपनी बी के केस में 44% है। तो इस सूरत में क्या हो रहा है, दोनों शेयर हलाल हो जा रहा है। पाँचवा पॉइंट दोस्तों, नेट लिक्विड एसेट वर्सेस मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेट लिक्विड एसेट शुड नॉट एक्सीड द कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि किसी कंपनी के अंदर जो उसका नेट लिक्विड एसेट है वो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कंपनी मैं फिर लेकर आया हूँ, यहाँ पे दो कंपनियाँ यहाँ पे मैंने कंपेयर किया है, एक है 7NR रिटेल लिमिटेड, एक है नेशनल एल्युमिनियम। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7NR रिटेल लिमिटेड का वो है 10.20 करोड़, जबकि उसकी नेट लिक्विड एसेट कितनी है 44.82 करोड़। जो नेट एसेट है वो उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से बढ़ जा रहा है। बेसिकली शरिया कंप्लायंट में ये कहा गया है कि किसी कंपनी का जो नेट लिक्विड एसेट जो उसे मिलेगा और जो उसकी मार्केट की वैल्यू हो रही है उस मार्केट की वैल्यू से ज़्यादा नहीं उसे मिलना चाहिए, यानी कि ये नाजायज़ तरीके से एक्स्ट्रा मांग रहा है। जो मार्केट में जो वैल्यू है इसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, कम है, तो उसे क्यों उतना ज़्यादा दिया जाएगा। तो इसे शरिया ने इसे अलाउड नहीं किया है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया आपको कि 7NR रिटेल लिमिटेड का जो है नेट लिक्विड एसेट 34.62 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन से बढ़ जा रहा है। इस तरह नेशनल एल्युमिनियम को देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका 68,075 करोड़ है, जबकि उसका नेट लिक्विड एसेट 6365 करोड़। तो इसका नेट लिक्विड एसेट मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम है, यानी कि 61,710 करोड़। नेट लिक्विड एसेट किसे कहते हैं, सिंपल है, लिक्विड एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड एसेट किसे कहते हैं, जैसे आपको बताया था मैंने, जो 12 मंथ के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कैश, अकाउंट रिसीवेबल इन डेटर से जो पैसा आने वाला है, और करंट लायबिलिटीज़ जो 12 मंथ के अंदर पे करना है, यानी ट्रेड पेबल्स
और दूसरी लायबिलिटीज़ जो 1 साल से कम का है उसे करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। तो लिक्विड एसेट्स का करंट लायबिलिटीज़ को घटाएंगे तो नेट लिक्विड एसेट निकल जाता है। दोस्तों यहाँ पर CNR रिटेल लिमिटेड क्या हो गया, डिसअलाउड हो गया, और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यह कि अलाउड हो गया शरिया कंप्लायंट के हिसाब से। आखिरी पॉइंट दोस्तों, नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट टू टोटल एसेट्स, यानी कि नॉन शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट जो है वो है 33% टोटल एसेट्स से कम होना चाहिए, एटलीस्ट 33% कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फिर एक एग्जांपल लाया है क्वार्टर या क्वार्टर बी के हिसाब से। टोटल एसेट जो कंपनी ए का है वो 50,000 करोड़ है, जबकि टोटल बी का जो कंपनी का जो है टोटल एसेट वो 30,000 करोड़ है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिससे शरिया अलाउड नहीं करती। मिसाल के तौर पर एक कंपनी जो मैं दिखा रहा हूँ ARB, एक कंपनी है जो अपना इन्वेस्टमेंट जो इसमें करके रखा है, बॉन्ड में करके रखा है, अल्कोहल कंपनी में करके रखा है, जो अल्कोहल कंपनी डिसअलाउड है, नॉन शरिया कंप्लायंट है, और ऐसी कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, डिपॉजिट करके रखा है, जो शरिया अलाउड नहीं करता। तो इसके तहत जो उसका जो इन्वेस्टमेंट है 35,000 करोड़ रुपया है, जो कि 70% हो जाता है टोटल एसेट का। इस वजह से क्या है, डिसअलाउड हो गया। कंपनी बी का केस में वही हाल है, 30% हो जा रहा है। तो ये जो नॉन कंप्लायंट शरिया इन्वेस्टमेंट जो है, नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट है जो बॉन्ड या फिर हराम कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो एटलीस्ट 33% से कम होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने कोशिश की आपको समझाने की। बेसिकली ये 5 पॉइंट शरिया कंप्लायंट बोर्ड ने निकाला है कि किसी कंपनी के अंदर अगर हमें ये इन्वेस्ट करना है तो कम से कम ये 5 पॉइंट को देखें और इस रूल को फॉलो करें, ताकि हमारा जो पैसा वो सही तरीका इस्लामिक तरीके से हलाल कंपनी में जाए और हमारा इनकम भी हलाल तरीके से आए। क्योंकि हमें दुनिया और आखिरत दोनों देखना है, सिर्फ दुनिया नहीं है, हमारे लिए आखिरत भी है, क्योंकि असल मकसद आखिरत ही है। आखिरत में हमें सारा हिसाब देना है कि कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। बेसिकली दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी, किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 100% आज के दौर में हलाल नहीं है। इसीलिए शरिया कंप्लायंट बोर्ड ने ये रूल निकाला है कि, और ये रूल ऐसा नहीं कि अपना मर्जी से निकाला है, बल्कि कुरान और हदीस को मद्देनज़र रखते हुए निकाला गया है, यानी इज्तिहाद के जरिए। मैंने आपको पहले बताया था। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप किस तरह शेयर को चुनते हैं? आप हलाल या हराम को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर धड़ाधड़ हराम कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों।